तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग अध्याय 6 विज्ञान का पौधों में पोषण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जिस प्रकार हमें अपने शरीर के लिए पोषण की जरूरत होती है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है, जिससे हमारा वृद्धि, हमारा विकास होता है शरीर का, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी पोषण की जरूरत होती है। पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको पोषण तत्व, जो पोषण होता है वो कैसे मिलता है, हमें इसी बारे में इसमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती। सजीव मतलब यानी कि जो जीवित होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए जो जीवन में अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। ऊर्जा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं ऊर्जा को, एनर्जी। हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है बच्चों? पोषक तत्व। और पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं? भोजन में। जैसे हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि हम दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इस तरह की चीजें जो खाते हैं, उसमें पोषक तत्व क्या क्या होते हैं बच्चों? उनके जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये हमारे पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन मुख्य पोषक तत्व हैं। तो कुछ चीजें हैं बच्चों, हमें अंडरलाइन करते जाना चाहिए कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिसे हम इंग्लिश में फैट कहते हैं, खनिज, लवण, विटामिन मुख्य क्या है बच्चों? ये हमारे पोषक तत्व हैं। भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पोषण सभी जीवों के विकास, वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है, ठीक है। ईशान जानना चाहता है कि क्या सभी जीवों को पोषक की आवश्यकता होती है? क्या इसके लिए सभी भोजन बनाते हैं? तो क्या सभी जीव जो होते हैं बच्चों अपना भोजन खुद बनाते हैं, या हमारे जैसे होते? क्योंकि हम अपना भोजन खुद बनाते नहीं है, हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अनाज जो है, जो फल उगाए जाते हैं, उससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं और हम उसे पकाकर खाते हैं। तो हम जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे कह रहा है क्या सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पौधों में पोषण। सभी जीवों का पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मजेदार बात है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। तो क्या हम सब भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि हरे पौधे जो होते हैं बच्चों, सिर्फ वही अपना भोजन या पोषण कर सकते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो वो हरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो पौधे होते हैं वह दूसरों पौधे पर निर्भर होते हैं। सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। तो जो जीव होते हैं बच्चों, वो सभी जीव क्या करते हैं? अपने दूसरे के पोषण के लिए निर्भर करते हैं। सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है। पौधों में पोषण। सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मजेदार बात है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर पाते हैं। बाकी सभी जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं बच्चों, सिर्फ वही अपना भोजन बना सकते हैं खुद और पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और जो अन्य जीव हैं, वो सारे अन्य जीव जो हैं बच्चों, क्या है बच्चों? सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। तो क्या सब हम भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं? तो हाँ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, हम जो है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। फिर हम रसोई घर में प्रतिदिन क्या बनाते हैं? जीवों की बनावट, स्वभाव और वास स्थान के अनुसार उनमें भोजन प्राप्ति और उपयोग के तरीके अलग अलग होते हैं। चलिए, पौधों में पोषण विधि। पौधों में जो पोषण होता है उसकी विधि क्या है, मतलब उसका तरीका क्या है, वो कैसे करते हैं? हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे क्या करते हैं बच्चों? अपना भोजन वह खुद बनाते हैं। लेकिन पौधे ऐसा क्या करते हैं, या उनमें ऐसा क्या होता है जो भोजन बनाने में उनकी मदद करता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है? क्या पौधे का भी रसोई घर होता है?
जैसे हम अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियां इकट्ठी करते हैं, क्या वैसे ही पौधों को भी जरूरत होती है? पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सिंपल सी बात है बच्चों की जब हम अपने रसोई घर में किचन में खाना बनाते हैं तो हमें कच्ची सामग्री चाहिए होती है। जैसे अगर हम कहें कि सब्जी के लिए जो हम तरकारी बनाते हैं उसके लिए कच्ची सामग्री क्या हो गई, तो हरी सब्जी हो गई, तेल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गए, मसाले हो गए, ये सारी जो कच्ची चीजें हैं इसे कच्ची सामग्री कहते हैं। जब ये कच्ची सामग्री को हम इकट्ठा करके क्या करते हैं बच्चों, सब्जी बनाते हैं या भोजन बनाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि पत्ते यानी कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उन्हें कच्ची सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण जो है उसे कहते हैं पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो पौधों में भोजन कैसे निर्माण होता है, कैसे बनता है, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनता है। हमारे घरों में भोजन बनाने का एक स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हमारे घरों में भोजन बनाने का एक स्थान होता है। चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, मसाले आदि कच्ची सामग्रियां होती हैं जिनसे भोजन तैयार होता है। घरों में भोजन पकाने के लिए और किन चीजों की जरूरत होती है? ठीक है, तो क्या क्या, आटा हो गया, दाल, चावल, सब्जी, ये हमारी कच्ची सामग्रियां हैं जो हम भोजन बनाने के लिए तैयार करते हैं। और भी जैसे गैस या लकड़ी पे अगर हम खाना बना रहे हैं, गैस की जरूरत होती है हमें खाना बनाने के लिए। पौधे भी भिन्न भिन्न माध्यमों से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए अलग अलग तरीके से क्या एकत्रित करते हैं बच्चों, सामग्री, कच्ची सामग्री पौधे भी एकत्रित मतलब इकट्ठा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, एक शीशी का जार है उसमें क्या बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी कच्ची सामग्री हो गई। ठीक है, खनिज, लवण, जल यानी पानी। मुझे भोजन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या क्या जरूरत है बच्चों, खनिज है, लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। तो यह चीजें जो है ये पौधों के लिए क्या हो गया, कच्ची सामग्री हो गई। कच्ची सामग्री, जल एवं खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों की जो कच्ची सामग्री क्या क्या है बच्चों, जल है, खनिज है, लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्रोत, स्रोत मतलब ये कहाँ से वो पाते हैं। जैसे अगर हम कहें तो अगर अनाज यानी कि सब्जी या चावल कहाँ से पाते हैं, तो जो खेतों में अनाज उपजाए जाते हैं वहां से हम पाते हैं। तो इनका जो जल है वह कहाँ से पाते हैं, मिट्टी से पाते हैं। और जो कार्बन खनिज लवण है कहाँ से पाते हैं बच्चों, मिट्टी से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पाते हैं, वह स्रोत है बच्चों वायुमंडल से। यानी हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पौधे उसका प्रयोग करते हैं। माध्यम, जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषण तथा तना शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो यह जल और जो खनिज है बच्चों, यह मिट्टी में हम पानी डालते हैं और मिट्टी में जो है लवण और खनिज पाए जाते हैं। तो यह जो है कैसे पौधों में कैसे जाते हैं, जड़ों से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं बच्चों, पौधों की जो जड़ होते हैं उनसे होते हुए तना में, शाखा में उनकी, और जो हरी पत्तियां होती वहां तक ये पहुंचता है। जिस प्रकार हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन से ऊर्जा की जरूरत होती है, ईंधन से ऊर्जा मतलब जब हम गैस जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उससे जो ऊर्जा बनती है वो जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी यहाँ पे देखिए सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं बच्चों, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप बता सकते हैं कि पौधों को यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है। पौधों को यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो पौधों को जो ऊर्जा चाहिए होती है खाना बनाने के लिए अपना, कहाँ से मिलता है बच्चों, वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। मुख्यतः पौधे के हरे भाग में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो पौधे का जो हरा भाग है यानी जो टहनी होती है इसकी भूरे कलर की होती है, लेकिन जो पौधों में जो पत्ते होते हैं बच्चों वो हरा होते हैं। तो ये जो ऊर्जा जो है वह कहाँ पे इकट्ठी होती है बच्चों, पत्तों में, जहां हरा जगह होता है वहां। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित। ठीक है,
तो पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है। तो पत्ती में जो हरा रंग होता है बच्चों, किसकी वजह से होता है? ये क्लोरोफिल के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है। सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल होता है हरे पत्ते में जो पाया जाता है, जिसे हम वर्णक कहते हैं, वही जो है सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है? संग्रह, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा, इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो इस ऊर्जा का जो उपयोग होता है बच्चों, जो प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसका जो उपयोग होता है वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो यह ऊर्जा पानी और जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जो है खाद्य संश्लेषण, मतलब जो खाद्य बनाते हैं अपना खाना, उनको बनाने में होता है। चूंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और अगर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा अगर हमें बतानी हो तो हम क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं बच्चों सूर्य के प्रकाश से, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का वह यूज करते हैं, तो उसमें क्या बनता है उनका खाना? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये है कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का खाना हुआ। और क्या बाहर निकलता है बच्चों? ऑक्सीजन। यहाँ पे ठीक से नहीं बना, O2। ठीक है, क्या बाहर निकलता है बच्चों? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से ही ये खाना अपना बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दी गई है प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। हम अपने आसपास अनेक जीव जंतु पेड़ पौधों को देखते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक नन्हा पौधा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? इतनी पत्तियां, डालियां, तने, गहरी जड़ें, फल फूल के साथ, गेहूं धान के एक दाने से पूरे पौधे का बनना। आप अगर बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम भोजन करते हैं। उनसे ऊर्जा और शारीरिक विकास के आवश्यक तत्व मिलते हैं। इसके लिए हमारे पास भोजन करने का तरीका, उससे उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण के लिए आवश्यक अंग है। पर क्या यह पौधे के लिए भी सच है? वे भी भोजन करते हैं। उनका भोजन क्या है, कहाँ से आया, कैसे बनता है? तो इसमें बता रहा है कि हम अपने शरीर के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए क्या करते हैं बच्चों? भोजन करते हैं अनेक प्रकार की विधियों से, तो हमारे शरीर का विकास होता है। तो क्या उसी तरह पौधे भी भोजन करते हैं? प्राचीन काल से ऐसे प्रश्न लोगों को उद्वेलित करते रहे हैं। उद्वेलित मतलब उनको विचार करने पे विमर्श करते रहे हैं। महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तु का मानना था कि पेड़ पौधे सड़ी गली चीजों का अवशोषण कर बढ़ते हैं। अरस्तु का विचार अनुभवों पर आधारित था। इसके पीछे तर्काधार तो था, लेकिन वर्तमान समय जैसी वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं थी। तो अरस्तु का कहना था कि सड़ी गली चीजें का जो अवशोषण, मतलब उसको लेते हैं, उससे वह वृद्धि करते हैं। लेकिन उस समय जो क्या था बच्चों? वैज्ञानिक प्रामाणिकता, मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं था। और जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारे लिए विज्ञान का प्रमाण होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व सन 1648 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट हेलमोंड ने इस दिशा में पहला प्रयोग किया। इस लाइन को जरूर अंडरलाइन करिएगा। कौन वैज्ञानिक थे? जॉन बैप्टिस्ट। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया। हेलमोंड ने एक बड़े गमले में 90 किलोग्राम मिट्टी लिया, उसमें 2.268 किलोग्राम के बिलो, जैसे क्रिकेट बैट बनता है, के पौधे को लगाया। ठीक है, किसको लगाया? बिलो का जो एक पौधा है उसे क्या किया उन्होंने? 90 किलोग्राम जो मिट्टी लिया था उसमें लगाया। उसने सुनिश्चित किया कि गमले की मिट्टी में हवा के अतिरिक्त अन्य कोई चीज, यहाँ तक धूल कण भी न जा सके। मतलब उसने ऐसी कोशिश की कि केवल जो है गमले को जो है गमले की मिट्टी में सिर्फ हवा जाए और कुछ भी उसमें ना जाए। पौधे को उसने आसुत जल और वर्षा के जल से सींचा। ठीक है,
उसने आसुत जल जो था उससे और वर्षा के जल से उसने उसको सींचा। लगभग 5 साल चले प्रयोग के बाद जब हेलमोंड ने पौधे और मिट्टी का वजन किया तो पाया कि मिट्टी के वजन में मामूली कमी आई। 90 किलोग्राम मिट्टी 89.944 किलोग्राम थी। ठीक है, मात्र 6 जो है उसका ग्राम जो है मिट्टी कम हुआ था, जबकि पौधे का वजन 71.732 किलोग्राम था। क्या अब भी आप कहेंगे कि पौधे की वृद्धि और विकास से संबंधित चीजें मिट्टी से मिलती हैं? ठीक है, अगर ऐसा होता तो मिट्टी के वजन में काफी कमी होनी चाहिए थी। हेलमोंड का निष्कर्ष था कि पौधे की वृद्धि में जल भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मिट्टी में मामूली सी कमी आई थी। ठीक है, और पौधे का वजन 71.7 किलोग्राम तक हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर 2.2 किलोग्राम का उसने पौधा लगाया था और वह पौधा 71.7 किलोग्राम का हो गया था। तो इन्होंने यह पाया, इन साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक ने यह पाया कि जल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है विकास में काम करता है पौधे का। लगभग 125 वर्षों के बाद 1771 में जोसेफ प्रिस्टले नामक, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। यद्यपि उनका प्रयोग पौधे की वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं था, वे हवा में उपस्थित गैसों के बारे में जानना चाहते थे। तो यह जो जोसेफ प्रिस्टले ने थे, उन्होंने पौधों के लिए कोई मतलब प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने प्रयोग किससे किया था कि जो हवा में जो गैस पाए जाते उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया था। तब तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जिस समय यह प्रयोग हो रहा था बच्चों, उस समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कोई नहीं जानता था, जैसा आज हम लोग जानते हैं। प्रिस्टले ने 3 प्रयोग किए। पहले में जलती मोमबत्ती के ऊपर जार रखने पर वह कुछ देर में बुझ गई। ठीक है, मोमबत्ती को क्या किया उन्होंने, जलती मोमबत्ती के ऊपर जार रख दिया, वह मोमबत्ती क्या हुई, बुझ गई। दूसरे में चूहे को बीकर से ढकने पर पाया कि चूहा कुछ देर बाद बेचैन हो गया। इन प्रयोगों को से यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी चीज के जलने या जीवों के सांस लेने में से हवा दूषित हो जाती है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि अगर ऐसा होता तो चीजों के जलने और जीवों की सांस लेने में अब तक पूरी हवा दूषित क्यों नहीं हो गई। तो उन्हें लगा कि कोई चीज जलने से या सांस लेने से जो है वह हवा जो है वह दूषित हो जाती है, लेकिन अभी तक पूरी हवा दूषित नहीं हुई थी। पिछले के तीसरे प्रयोग के निष्कर्षों ने कुछ ऐसी राहत पहुंचाई। उसने पुदीने के पौधों को एक बीकर में मोमबत्ती के साथ रखा और सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार से हवा उसके अंदर बाहर न आ जा सके। तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि एक मोमबत्ती लिया बीकर में और उसमें उन्होंने क्या रखा था, पुदीने का पौधा भी रखा था और जलती हुई मोमबत्ती भी रखी थी। लगभग 10 दिन बाद उसने लेंस की सहायता से मोमबत्ती जलाई और देखा कि मोमबत्ती आराम से जलती रही। ठीक है, तो उसने एक बीकर में मोमबत्ती के साथ रखा। प्रिस्टले के तीसरे प्रयोग के निष्कर्षों ने उसे कुछ राहत पहुंचाई। उसने पुदीने के पौधे को एक बीकर में मोमबत्ती के साथ रखा तथा सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार से उसके अंदर बाहर आ ना जा सके, क्या हवा उसके अंदर या बाहर ना जा सके। तो उन्होंने एक बीकर में क्या किया, पुदीना का पौधा और एक मोमबत्ती रख दिया और उसमें यह सुनिश्चित मतलब इस तरह से उसको ढक दिया कि उसमें हवा अंदर आ भी ना सके और जा भी ना सके। लगभग 10 दिन बाद उसने लेंस की सहायता से मोमबत्ती जलाई और देखा कि मोमबत्ती आराम से जलती रही। प्रिस्टले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी हरे पौधे में हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है। प्रिस्टले का यह प्रयोग आगे की खोज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो उन्होंने यह पाया कि पौधे जो हैं वह हवा जो दूषित हो जाती है बच्चों, और हवा जो क्या करते हैं उस दूषित हवा को शुद्ध करते हैं, यह इन्होंने पाया। क्योंकि 10 दिन तक मोमबत्ती और पुदीने के पौधा रखने की वजह से वहां का जो हवा था वो शुद्ध हो गया था, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो है पौधा छोड़ रहा था और जिस वजह से मोमबत्ती ऑक्सीजन की वजह से जल रही थी। जॉन एक तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है,
जॉन इग्नेहोस ने प्रिस्ले की खोज को आगे बढ़ाते हुए निष्कर्ष निकाला कि पौधे के हरे भाग, खासकर पत्तियां, हवा को शुद्ध करती हैं। तो पौधे का जो हरा पत्ती होता है वो क्या करता है बच्चों? हवा को शुद्ध करता है। साथ ही शुद्ध करने की प्रक्रिया तभी होती है जब उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिले। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे भी हवा को दूषित कर देता है। दूसरा निष्कर्ष था, क्या ठीक ऐसा नहीं है जैसा हमारे द्वारा श्वसन में होता है? तो प्रकाश जो है बच्चों सीधे सीधे यह है कि हरी पत्तियां जो हैं वह हवा को क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं। और हवा को शुद्ध करने में प्रकाश जो है वह खासकर हमारी सहायता करता है। और जब प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे भी हवा को दूषित करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है बच्चे? पौधे भी हवा को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। यद्यपि इन महान वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों से पौधे में पोषण या प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत साफ साफ तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इन प्रयोगों के निष्कर्ष को मिलाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की खोज को दिशा देने की इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो ये काम किए मोमबत्ती को लेकर और चूहे को लेकर, इनकी ही प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण में बहुत सहायता मिली कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पिछले के प्रयोगों ने ऑक्सीजन की खोज को दिशा दी। पता कीजिए ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई। तो पिछले जो थे बच्चों वो ऑक्सीजन की खोज को दिशा दिए कि मोमबत्ती को अगर हम जार में रख देते हैं और ढक देते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वह मोमबत्ती बुझ जाती है। अगर हम हेलमोंट प्रिस्ले और इग्नेहोस के निष्कर्षों को एक साथ मिलाकर देखें तो निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। पहला, हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित हवा जैसे कि प्रिस्ले ने बताया का उपयोग अपना भोजन बचाने में करते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या करते हैं? भोजन बनाने में करते हैं। दूसरा, यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है ना आश्चर्य की बात कि पौधे हवा और पानी से अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो हमने यह पाया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और पौधे अपना भोजन कैसे हवा से और प्रकाश के उपस्थिति में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, क्या क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पत्तियों की क्लोरोफिल यानी पत्तियों की क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन मुक्त होती है मतलब बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसका ये समीकरण है। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं? CO2 प्लस जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? O2। ठीक है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या निकलता है, बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका सूत्र है C6H12O6। इसमें C जो होता है बच्चों वह कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। C जो होता है इसमें इसको कार्बन है, H जो है वो हाइड्रोजन है और O जो है वह ऑक्सीजन है। मतलब कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इस प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग या तो कोशिकाओं द्वारा तुरंत होता है या वह अघुलनशील मंद स्टार्च की रूप में संग्रहित हो जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। इस प्रक्रिया में विमुक्त ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे पॉइंट है समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो बनता है बच्चों वह कोशिकाओं मतलब जो पत्तों के अंदर जो कोशिका है या तो वो उसको तुरंत ले लेते हैं, मतलब अगर आप कहिए कि बनाते हैं भोजन और ले लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें नहीं उस समय लेना होता है तो वो क्या करते हैं बच्चों? अघुलनशील मंद स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाते हैं।
मतलब अगर यह कहें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधों के अंदर मंड के रूप में संग्रहित, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाते। जैसे हम कहें कि अपना खाना बनाकर एक जगह हम रख देते हैं, तो वैसे ही ये अपना भोजन बनाकर, कार्बोहाइड्रेट को बनाकर ये अघुलनशील मंड मतलब स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, वो अपने भोजन को क्या करते हैं बच्चों, एक जगह रख देते हैं। किस रूप में, मंड के रूप में। और कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। और इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है बच्चों, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, ठीक है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं बच्चों, वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है बच्चों जो हमें आंखों से सामने दिखता है, परोक्ष का मतलब होता है जो हमें आंखों से सामने नहीं दिखता है, होता है लेकिन हमें दिखता नहीं। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखता है। तो जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो पौधों द्वारा जो भोजन होता है जीव उस पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। तो शाकाहारी किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर। मांसाहारी जीव उन जीवों पर निर्भर करते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, मांसाहारी जो है बच्चों उन जीवों पर निर्भर होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी दूसरे जीव को खाते हैं और वह जीव जो है हो सकता है अपना भोजन वह पौधों से लेते हैं। सर्वाहारी जीव पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी और क्या हो गया बच्चों, सर्वाहारी। सर्वाहारी जंतुओं को भी खाते और पौधों को भी खाते। इस प्रकार सभी अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। और पौधे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंततः हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मूल स्रोत सूर्य है। ठीक है, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका अंततः मूल क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, वह सूर्य है। तो मांसाहारी जो भोजन अन्य जीव, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसे मांसाहारी कहते हैं। वह जीव जो सिर्फ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो पौधों और जीवों दोनों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन। ठीक है, वह ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, गैस। श्वसन हेतु सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन है, संतुलन मतलब जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संतुलन जो है बच्चों इसका बना रहता है। कुछ पौधों की पत्तियां हरी ना होकर गहरी लाल, बैगनी या भूरे रंग की होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते क्या होते हैं बच्चों, लाल होते हैं, बैंगनी होते हैं। ठीक है, तो इन पौधों में क्लोरोफिल तो होता है लेकिन इनका हरा रंग दूसरे रंगीन वर्णकों के कारण छुप जाता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर कोई लाल पौधा है या जिनके पत्ते बैगनी हैं तो उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उनका जो क्लोरोफिल जो पाया जाता है, इनका हरा रंग जो है दूसरे रंगीन, उसमें और भी वर्णक मतलब दूसरे रंग के भी वर्णक पाए जाते हैं, और उन वर्णक के रंगों के पाए जाने की वजह से इनका हरा रंग जो है दूसरे वर्णक के कारण क्या हो जाता है बच्चों, छिप जाता है। ठीक है, यानी लाल वर्णक उनको ज्यादा होता होगा और हरा जो है कम होता है, जिसकी वजह से ये छिप जाता है। इन रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग क्लोरोफिल नहीं होता, अतः वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो रंगीन जो पत्तियां होती हैं बच्चों कुछ पौधों की लाल, जैसे अगर हम कहें कि हम लाल साग खाते हैं तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन वह उसका हरा वर्णक जो है वो लाल वर्णक के कारण दिखाई नहीं देता है। केवल पीले धब्बे वाली पत्तियां, कुछ पत्तियां होती हैं जो बच्चों जो हरे पत्तों के बीच में कुछ कुछ पीले पीले दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, किस रंग के, पीले रंग के। सिर्फ वहां ही बच्चों क्लोरोफिल नहीं होता और वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए
कैक्टस अपना अपने विचार के पास उगे नागफनी कैक्टस के बारे में जानना चाहती है। कौन? आमना। इनमें पत्तियां तो है ही नहीं, क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? यह जीवित कैसे हैं? ठीक है, तो कैक्टस को क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? नागफनी। तो आमना कोई लड़की है जो जानना चाहिए इसमें तो पत्ते नहीं होते, तो इसमें कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्रियाकलाप है। यह क्रियाकलाप जो है बच्चों अल्कोहल की सहायता से करना है। ठीक है, अल्कोहल जो अति ज्वलनशील होता है, तो इस क्रियाकलाप को हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अल्कोहल उपलब्ध नहीं है, और यह क्रियाकलाप जो है विद्यालय में ही किया जा सकता है। और जब तक हम इस क्रियाकलाप को नहीं करेंगे इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रोटन या रंग बिरंगी पत्ती वाले पौधे का गमला लीजिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए गमला लीजिए, 4-5 घंटों तक उसे सूर्य के प्रकाश में रखिए। मतलब रंग बिरंगी पत्ती वाला कोई पौधा लीजिए, उसे कितना देर रखिए? घंटे, मतलब 4 से 5 घंटे हम क्या करना है? सूर्य के प्रकाश में रखना है। अब एक पत्ती लीजिए, उसकी आकृति अपनी कॉपी में बनाइए। बनी आकृति उसका पत्ती लेकर बच्चों क्या करना है? हमें उसका आकृति अपनी कॉपी में बनाना है। बनी आकृति में पत्ती के अनुसार हरे, रंगीन तथा रंगहीन भागों को चिन्हित कीजिए। फिर पत्ती को देखकर हमें बताना है बच्चों की कहाँ कहाँ रंगीन है और कहाँ कहाँ जो है उसका रंग जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, उसको क्या करना है? चिन्हित करना है। क्रियाकलाप 1 के अनुसार पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए। पत्ती में होने वाले परतों को अवलोकन कर अपने कॉपी में लिखिए। अपने द्वारा बनाई गई आकृति में उन स्थानों को निकाले जहां पत्ती के रंग में परिवर्तन नजर आता है। क्या आप बता सकते हैं पत्ती के किस भाग में परिवर्तन हुआ और क्यों? तो यह भी जो है बच्चों वो आयोडीन की सहायता से हमें करना, यह क्रियाकलाप है जो हम विद्यालय में या घर में कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वह जो रंग जो है बच्चों वो जो है कहीं कहीं रंग जो है उसका खत्म हो जाता है। आइए अब एक और रोचक क्रियाकलाप करें। मालती फूल के पौधों की 3-4 पत्तियां चुनिए। हर पत्ती के बराबर एक काला कागज लीजिए। काले कागज के बीच में अपनी इच्छा अनुसार छोटी आकृति काट कर निकाल लीजिए। बाकी बचे कागज से चुनी हुई पत्तियों को पूरा ढक दीजिए। 2 दिन बाद इन पत्तियों को क्रियाकलाप के अनुसार आयोडीन परीक्षण कीजिए, अवलोकन कीजिए और पत्ती में हुए परिवर्तनों को लिखिए। क्या आप बता सकते हैं कि पत्ती के किस भाग में और क्यों परिवर्तन हुआ? तो बच्चों जो ये आयोडीन परीक्षण होता है, वह आयोडीन जो परीक्षण होता है वो मंड की उपस्थिति की जांच करता है। ठीक है, तो यह तो हम क्रियाकलाप विद्यालय में ही कर सकते हैं और आयोडीन के परीक्षण जो है हम विद्यालय में कर सकते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में। तो यह बस इतना इसमें यह जान लीजिए जरूरी कि आयोडीन जो परीक्षण होता है वो किस लिए होता है? आयोडीन परीक्षण जो होता है ये पत्तियों में जो मंड मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट जो मंड के रूप में उपस्थित होता है उसका परीक्षण होता है। और मंड जब हम आयोडीन डालते हैं तो वह जो पत्ता का जो रंग है जो यहाँ से उड़ जाता है, जैसे ये पत्ते जिस कागज को जब हम ढक देंगे तो जो ढका हुआ हिस्सा होगा बच्चों वहां का जो कुछ हिस्सा जो है वह जो है उसका ये जो खाली जो जगह धूप में जो दिख रहा है कुछ हिस्सा जो है वहां का बच्चों क्या होता है हरा रंग खत्म हो जाता है। और जब हम आयोडीन का परीक्षण करते हैं तो वहां पे जो है काला और नीला रंग का रंग आ जाता है। तो जिससे हमें यह पता चलता है कि इसमें जो है आपका जो है मंड की उपस्थिति हम आयोडीन परीक्षण से पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। किसका होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इनकी अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, लेकिन पौधों में सीधे इसके उपयोग की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है बच्चों, वसा जो होता है संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होता है प्रोटीन को बनाने में और वसा के संश्लेषण में। लेकिन प्रोटीन व संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? नाइट्रोजन की। और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा, तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, वातावरण में? नाइट्रोजन गैस की। लेकिन पौधों में सीधे इनके उपयोग की क्षमता नहीं होती है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो पौधा उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, क्या मतलब डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं कर सकता है।
ईशान जानना चाहता है कि पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो रहमत चाचा अपने खेतों में खाद क्यों डालते हैं। ठीक है, तो खाद क्यों डाला जाता है। मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव क्या होता है बच्चों, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमें दिखते नहीं है उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो मिट्टी में ऐसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगिक यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, जो गैसीय नाइट्रोजन जो होता है, ये जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसको क्या करते हैं, उसको दूसरे रूप में बदल देते हैं। और जब वो नाइट्रोजन को दूसरे रूप में बदल देते हैं तब पौधे उनको ग्रहण कर लेते हैं। ये यौगिक जल के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और जो नया बनता है वह जो है पानी के साथ साथ भोजन उस नाइट्रोजन को जो बदल गया है जिसका रूप, उसको ले लेते हैं। इससे पौधे की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती है और जो पौधों को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म जीव जो जीवाणु है वह जो है नाइट्रोजन को क्या करते हैं, दूसरे यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, पौधों को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करती है। तो पौधों में जो प्रोटीन और वसा का संश्लेषण होता है बच्चों, वह कौन मदद करता है, नाइट्रोजन मदद करता है। और नाइट्रोजन का वही रूप पौधा ग्रहण नहीं कर सकता, सूक्ष्म जीव उसको जब बदल देता है तब वह पौधा उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, संभवतः इसीलिए किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो उन खाद में और उर्वरक में, जिसको हम इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं, उसको डालने से उसमें जो है नाइट्रोजन पदार्थ की क्या होती है, प्रचुरता, ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए, पौधों में पोषण की अन्य विधियां, और क्या क्या विधि हो सकती है पौधों में जो पोषण ग्रहण करते हैं। आपने किसी बड़े वृक्ष के तना, शाखा और पत्तियों से लिपटे हुए रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना देखा होगा। चित्र 6.5 ये अमरबेल के का चित्र है पौधे का। में ऐसा वृक्ष दिखाई दे रहा है। धागे नुमा संरचना अमरबेल है। इसमें ना तो पत्तियां होती हैं ना ही क्लोरोफिल। तो ये अमरबेल का पौधा है जिसमें जो है पत्तियां, शाखा, तना जो होता है बच्चों, वो रस्सी के जैसे होता है और एक दूसरे में क्या होता है बच्चों, लिपटे रहते हैं। और ये जो है रस्सी के धागे जैसा क्या होता है, लिपटे रहते हैं। और इसमें पत्ती भी नहीं होती है बच्चों, क्लोरोफिल भी नहीं होता है। फिर ये जीवित कैसे रहते हैं, भोजन कैसे पाते हैं। अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है जिनमें लिपटे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमरबेल का जो पौधा होता है उसमें ना तो क्लोरोफिल होता है ना तो पत्ती होती है। और अमरबेल जिस पौधे से लिपटे होते हैं वह भोजन वह उसी पौधे से ग्रहण करते हैं। अर्थात मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होता है। इसको अंडरलाइन करिए, अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होता है। ऐसे और भी पौधे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पोषण के इस तरीकों को विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विषम पोषी पोषण। ठीक है, अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। और अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो अमरबेल एक तरह का परजीवी हुआ जो दूसरों से पोषण लेता है। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। तो अमरबेल जो पौधों से पोषण लेता है उसे परजीवी कहते हैं, और जिस पौधे से वह पोषण ग्रहण करता है, जिस पौधे पर वो लिपटा रहता है, जिससे वो अपना भोजन लेता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, परपोषी। तो विषम पोषी, परपोषी और परजीवी का यह मीनिंग हुआ अलग अलग। ठीक है, विषम पोषी क्या कहते हैं, पोषण के तरीके को एक पौधा जब दूसरे पौधा से ग्रहण करता है, पौधा लिपटे हुए रहने के कारण, तो उसे विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण। और जो परजीवी ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं, जो पौधा ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं, और जिस पौधे से ग्रहण होता है उसे परपोषी कहते हैं। हम लोग भी अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, तो क्या हम भी परजीवी हैं? वस्तुतः परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये जिनसे भोजन अपना पोषण करते उन्हें हानि ही पहुंचाते हैं। तो
हम परजीवी नहीं कहलाएंगे। परजीवी का अर्थ यह हुआ बच्चों कि वह अपना पूरा जीवन या आंशिक मतलब आधा से अधिक जीवन जो है या पूरा जीवन उसी पौधे पर वह साथ साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक घटपर्णी का पौधा है, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। मतलब कुछ पौधे जो है वो जंतु, छोटे छोटे जंतु को खाते हैं, भक्षण करते हैं। ऐसे ही एक पौधा है घटपर्णी। कौन सा पौधा है बच्चों? घटपर्णी, जो क्या करता है, जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब उसे खा जाते हैं। वास्तव में इनमें घड़े जैसी संरचना, कैसी करते हैं, घड़े जैसी, देखिए यहाँ पे घड़े जैसी संरचना होती है। पत्ती का ही रूपांतरित रूप, जो घड़े जैसी संरचना होती है जो बच्चों, वो पत्ता ही होता है, पत्ते का एक रूपांतरित रूप होता है। पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनता है। जो पत्ती का जो ऊपर का भाग होता है क्या होता है बच्चों, उसका ढक्कन बन जाता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचनाएं होती हैं, और घड़े के नीचे क्या होता है बच्चों, रोएदार संरचना होती है। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोवों में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में पाचक रस होता है जिससे कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पौधों को कीट भक्षी पौधा कहते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप संडियो को भी ऐसे कीट भक्षी पौधे कहते हैं। तो इस घड़े के अंदर जो घड़े नुमा संरचना होता है उसमें क्या होता है बच्चों, पाचक रस होता है, और वह पाचक रस जब कीड़ा कोई जाता है तो उसे ढक लेता है और उसे क्या करता है बच्चों, उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, तो घटपर्णी का पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, संडियो ऐसे पौधे हैं जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम भक्षण करने वाले पौधे बोलते हैं। ठीक है, कुछ पौधे कीट भक्षी क्यों होते हैं? क्या ऐसा संभव कि उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से नहीं मिल पाते, इसलिए वे ऐसा करते हों? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मितोपजीवी। बरसात के दिनों में आपने आसपास गोबर या कूड़े के ढेर, वृक्ष की छाल, टहनियां आदि पर अक्सर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। आप इन्हें किन नामों से जानते, पता कीजिए। कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि की ये संरचनाएं कवक या फंजाई कहलाती हैं। क्या कहलाता है बच्चों? कवक या फंजाई। इनमें ना तो क्लोरोफिल होता है, तो ये जो कुकुरमुत्ते जैसा जो बोलते हैं बच्चों, जिसे मशरूम जैसा बोलते हैं, जो पाए जाते हैं वो जो होता है बच्चों, वो कवक या फंजाई होता है। ठीक है, इनमें ना तो क्लोरोफिल होता है, ना ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली होती है। तब ये जीवित कैसे रहते, इनका पोषण कैसे होता है? ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जो पोषक तत्व को विलयन में बदल देते हैं। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीव पोषण तथा ऐसे पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो गड़ी सली वस्तु होती है उसका जो सतह होता है, मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, यह जो कवक होते हैं, कुछ रस, वो जो क्या करते हैं बच्चों, कुछ रस का श्राव करते हैं, और जब ये कुछ रस का श्राव करते हैं तो उसमें जो पोषण होता है वह क्या करते हैं ये लोग, पाचक रस का जो श्राव करते हैं बच्चों, जो पोषक होता है उसको विलयन मतलब किसी सॉल्यूशन में बदल देते हैं, और पोषक तत्व जो होता है विलयन के माध्यम से वह उनके अंदर ग्रहण हो जाता है, और इस तरह के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, और ऐसे पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, आमना की मम्मी उसे अचार गुरब्बे को भीगे हाथों से छूने को मना करती है, ऐसा क्यों? किसी भी अचार को या हम मुरब्बा जो बनाकर रखते हैं उसे भीगे हाथ से नहीं छूते हैं, क्योंकि उसमें पानी लग सकता है, पानी लगने से वह खराब हो सकता है। कवक प्राय उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। ठीक है, तो कवक जो होते हैं उस जगह पे रहते हैं जहां नमी होती है। ठीक है, यानी गीला होता है। वर्षा ऋतु उनके लिए अनुकूल है मतलब वो वर्षा ऋतु में ही पनपते हैं। कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में तेजी से पनपते हैं। कवक के कारण अचार, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं आदि खराब हो जाती है। तो जो चीजें हमारी खराब होती हैं बच्चों, ये नमी की वजह से कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वह एक तरह का कवक होता है। ठीक है, जिससे वह खराब होता है। ये मनुष्य, जंतुओं और पौधों के अनेक रोगों का कारण भी है। कवक से अनेक प्रकार के कारण भी होते हैं। खुजली, दिनाय, सिहुली आदि में कवक के कारण होने वाली सामान्य बीमारियां हैं। तो कवक के कारण कौन कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चों? खुजली है, दिनाय है, सिहुली। ठीक है, आलू का झुलसा रोग, धान की पत्तियों का चित्तीदार होना आदि पौधों के रोगों का कारण भी
कवक ही है। ठीक है, तो कवक एक तरह का मृतोपजीवी होता है, एक तरह का जीव होता है जो सड़े गले चीजों की सतहों पर जो है वो अपना भोजन जो है पोषक तत्व जो है स्राव करके विलयन का सॉल्यूशन जो है उसे वो ग्रहण करता है। वो सड़ी गली चीजों पे ही पाए जाते हैं और नमी पर वो पाया जाता है। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। मशरूम खाने के काम आता है। ठीक है, तो कुछ कवक जो है उपयोगी भी होते हैं, कुछ कवक जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, पाव रोटी या रोटी के टुकड़े को पानी में भिगाकर 2-3 दिनों के लिए नम उष्ण स्थान पर रखिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन बाद उन पर धब्बे या रोए जैसी हल्के भूरे, हरे सफेद या गहरे काले रंग की संरचनाएं, जो हम फफूंदी कहते हैं, जो फफुंद कहते हैं बच्चों, वह खराब अगर हम नमी के साथ रख दे रोटी तो कई दिनों के बाद देखेंगे उसमें फफुंद लग जाता है। क्या लग जाता है? फफुंद, जिसे हम बोलते हैं, वो भूरे रंग का या काले रंग का फफुंद पकड़ लेता है। आर्द्रक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से इनका अवलोकन कीजिए। ये धागे जैसी संरचनाएं क्या है? इस पावरोटी और ताजी पावरोटी के गंध की तुलना कीजिए। क्या आप गंध में अंतर पाते हैं? हाँ, तो हम गंध में अंतर पाते हैं। वह जो है सड़ा और गला जैसा महकता और खराब महकता है। पावरोटी पर कवक, देखिए यहाँ पे कवक दिखा रहा है पावरोटी के ऊपर, इस तरह से कवक। लाइकेन। पोषण की विधियां: स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो पोषण की विधि 2 प्रकार की होती है, स्वपोषी जो खुद से करते हैं, और विषमपोषी जो मैंने बताया कि एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर लिपट कर, जिस तरह से वह अमरबेल का पौधा है, विषमपोषी। विषमपोषी में परजीवी होता है और मृतोपजीवी, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, कभी कभी 2 जीव एक साथ रहते हैं, आपस में आवास और पोषण बांटते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जीव साथ में रहते हैं, आपस में आवास और पोषण मतलब रहने का जगह अपना और अपना खाना बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध होता है। ठीक है, तो शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही क्या होता है बच्चों? संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, शैवाल जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक उससे पोषण प्राप्त करता है। किससे पोषण प्राप्त करता है कवक? शैवाल से। ठीक है, बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। और बदले में शैवाल क्या कर? बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? कवक। मतलब कवक अपना जल और पोषण और रहने का स्थान देता है, और जो शैवाल जो है वह अपना भोजन क्लोरोफिल होने की वजह से खुद बनाता है, तो वह उससे अपना भोजन देता है। यानी दोनों एक दूसरे को मिल बांट कर खाते हैं और रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध कहते हैं। और यह किस में होता है? लाइकेन में होता है। ठीक है, ये सब एक प्रकार के जीव ही होते हैं। जो लाइकेन, शैवाल, कवक क्या होते हैं? एक प्रकार के यह जीव ही होते हैं। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों के उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं। तो एक जीवाणु जो है, क्या नाम है उसका बच्चों? राइजोबियम। यह जीवाणु जो है दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जो दाल के जो पौधे होते हैं उस फसलों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको ग्रहण कर पौधों की उपयोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पौधा तो खुद डायरेक्ट नहीं ले सकता, इसलिए यह जो राइजोबियम है नाइट्रोजन को जो है पौधों के लिए उपयोगी बनाता है। ठीक है, और बदले में पौधा क्या करता है? पौधा उन्हें आवास देता है और पोषण देता है। मतलब राइजोबियम उनके ऊपर रहते हैं, उस पौधे पर रहते हैं, वो अपना जगह उन्हें देता है। ठीक है, चलिए, मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति। आप जान चुके कि पौधे मिट्टी से खनिज, लवण, पोषक तत्वों आदि का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें इन तत्वों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पौधे जो है मिट्टी से क्या क्या कर लेते हैं बच्चों? खनिज लेते हैं, जल लेते हैं और पोषक तत्व लेते हैं। दूसरी ओर मिट्टी इसकी मात्रा कम होने लगती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत में उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि जैसे पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा होती है में डालते हैं। ठीक है, तो पौधे जब पोषक तत्व लेते जाते हैं बच्चों मिट्टी से, तो पोषक तत्वों की कमी किसमें हो जाती है? मिट्टी में। तो किसान क्या करता है? पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए उसमें जो है
उर्वरक डालता है। उर्वरक डालने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि मात्रा उसमें होती है तो वह मिट्टी में मिल जाती है। राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधे की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, कौन पूरा करता है? राइजोबियम। पौधे या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सड़े गले चीजें जो होते हैं बच्चों, वह फिर से एक प्रक्रिया होती है, एक चक्र होता है जिससे वह उस चक्र से गुजरते हैं और फिर से जो है मिट्टी में पोषक तत्वों को बदल देते हैं। वास्तव में हमें पौधों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समुचित जानकारी हो तो हम न केवल पौधे को उचित ढंग से उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ रखते हुए उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। तो पौधों की जानकारी हमें अच्छी होनी चाहिए। अगर हम पौधों को जो है कि पौधों को अगर उचित ढंग से उगाते हैं, अगर अपने खेतों में उगाते हैं तो हम उनको स्वस्थ अच्छा भी रख सकते हैं और उनकी उत्पादकता मतलब बढ़ने की क्षमता को भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आज का जो चैप्टर है एक्सप्लेनिंग चैप्टर जिसको कहते हैं पढ़ाने वाला, तो मैंने आज चैप्टर को एक्सप्लेन किया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मिट्टी में किस तरह नाइट्रोजन का वो लोग डायरेक्ट नहीं यूज करके कैसे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और अभ्यास को करेंगे।